मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक 1916 है। शायद ही कोई ऐसा मंथ हो जिसमें 1916 से संबंधित प्रश्न नहीं आते। इसे हाईली इम्पॉर्टेंट डाटा के रूप में मैं इंगित करता हूँ। लगातार स्टूडेंट के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा था कि सर वर्ष से संबंधित कुछ ऐसे डाटा का निर्माण करें जिससे बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसी दिशा में मेरे द्वारा किया गया यह पहला प्रयास था। डाटा को एक्सप्लेन करने के पहले मैं अपने 2 रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट का नाम का जिक्र करना चाहता हूँ। केसरिया के रहने वाले राहुल पाठक, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर करने के बाद शोधार्थी छात्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरे मेरे स्टूडेंट श्री धामू कुमार, जो मेरे शुरुआती स्टूडेंट थे, वो BHU से स्नातकोत्तर करने के बाद रिसर्च स्कॉलर की भूमिका में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए 1916 के डाटा को मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1916 की घटना भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी को संपूर्ण विश्व में पहचान देने की शुरुआत भले ही 1917 के चंपारण सत्याग्रह से हुई हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1916 से प्रारंभ होती है। 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के प्रमुख किसान नेता श्री राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसान से संबंधित, या यूं समझे नीलहे किसान से संबंधित जो समस्याएं थी, वो समस्याओं के समाधान के लिए वे 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए और महात्मा गांधी से भेंट करने के क्रम में वो सारी समस्याओं को बताया। महात्मा गांधी ने ये वचन दिया कि मैं नील किसान की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आऊँगा, और महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण आया गया और यहीं पर उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, और यहाँ से गांधी की लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं समस्त विश्व में फैलने लगी। लेकिन इस प्रश्न को कई रूप में पूछा जाएगा, या यूं समझिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आमंत्रित के लिए किस वर्ष भेंट की थी? तो 1916 में भेंट की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भेंट की? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भेंट की। गांधी चंपारण कब आए? 1917 में आए। लेकिन 1916 को जो मैं फोकस कर रहा हूँ, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो श्री अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। ध्यान देने की बात है, सामान्यतः जो शिक्षकगण होते हैं, शिक्षक वही होते हैं जो स्वाध्याय करते हैं। बहुत सारे शिक्षक किसी टॉपिक को काफ़ी हल्के में लेते हैं, जिसका खामियाजा छात्र को पड़ता है। भले ही आप जान जाएंगे कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसमें गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ। इस प्रश्न को कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गर्म दल और नरम दल में समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। बोर्ड के जितने सारे प्रश्न हैं, उसमें अधिकांश का जो उत्तर होगा वो 1916 या 1916 से संबंधित घटनाओं के लिए होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह गर्म दल और नरम दल में समझौता हुआ क्यों? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई जिसके कारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ? तो इसको समझने के लिए आपको दोनों दलों की स्थिति, कांग्रेस के अंदर जो विभाजन हुआ, तो दोनों गुट की स्थिति को आपको समझना होगा। सामान्यतः ऐसे टॉपिक पर शिक्षक जो होते हैं वो मूक हो जाते हैं।
तो यदि हम 1916 के समझौता के लिए गर्म दल की स्थिति को देखते हैं और नरम दल की स्थिति को देखते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिसके कारण यह समझौता होना अवश्यंभावी हो गया। जैसे नरम दल की स्थिति क्या थी, तो नरम दल के जो सबसे प्रमुख नेता थे, जिसे हम गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के नाम से जानते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वैसे व्यक्तित्व वाले नेताओं का अभाव नरम दल में हो गया, जिससे नरम दल की स्थिति क्या हुई, कमजोर हो गई। साथ ही साथ 1916 के आसपास राजनीतिक शून्यता की स्थिति भी बनने लगी थी। लेकिन जब हम गर्म दल की स्थिति पर ध्यान देते हैं तो गर्म दल के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक श्री बिपिन चंद्र पाल ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। और यह राजनीतिक जीवन से संन्यास उन्होंने किस वर्ष लिया, तो 1908 में लिया। गर्म दल के सबसे प्रमुख नेता में से एक अलीपुर षड्यंत्र के मुख्य आरोपी श्री अरविंद घोष के द्वारा क्रांतिकारी नेता से अचानक आध्यात्मिक नेता के रूप में परिणत हो जाने के कारण गर्म दल की भी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। साथ ही साथ गर्म दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय ने यह निश्चय किया कि वे अस्थायी रूप से अमेरिका में रहेंगे, जिसकी स्थिति गर्म दल पर पड़ी। साथ ही साथ इसी क्रम में तिलक को 6 वर्षों की सजा हो गई और उन्हें किस जेल में कैद कर दिया गया, मांडेले जेल में कैद कर दिया गया। तिलक को यह सजा किस वर्ष मिली, तो 1908 में मिली। अर्थात गर्म दल और नरम दल की स्थिति ऐसी हो गई थी कि दोनों दल अपने पूर्व अवस्था में नहीं हो पा रही थी। दोनों दल के प्रमुख नेता जो थे वो कम हो गए थे और किसी कारणवश इनकी स्थिति भी कमजोर होने लगी। ऐसी स्थिति में समझौता होना अनिवार्य था। तो यह गर्म दल और नरम दल में समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ। लेकिन 1916 में एक और घटना घटी। यह ध्यान देने की बात है, 1916 में कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो यह भी अधिवेशन 1916 में हुआ। 1916 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ। लेकिन ध्यान देने की यह बात है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता के दिशा में किस नेता के द्वारा सर्वाधिक प्रयास किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। इसी क्रम में भारत में की बुलबुल कही जाने वाली अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। जब यह समझौता हुआ उस क्रम में सरोजिनी नायडू के द्वारा यह कहा गया। आगे चलकर ठीक 1916 में भारत में एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जिसे BHU के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना भी 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। साथ ही साथ भारत में होम रूल लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना तो की गई 1916 में की गई। लेकिन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह होम रूल आंदोलन उत्तर भारत में नेतृत्व किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, पुणे में बनाया गया। कभी कभी परीक्षा में पुणे ना देकर बेलगांव शब्द का प्रयोग करेगा, वो क्षेत्र है जहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया। यही उत्तर भारत में होम रूल आंदोलन का केंद्र बिंदु था। ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में होम रूल लीग का
की स्थापना किस शहर में की या किस शहर में इसका मुख्यालय बनाया? तो मद्रास में बनाया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट के द्वारा निर्मित होम रूल लीग की सचिव, होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो जॉर्ज अरुंडडेल को इसका सचिव नियुक्त किया गया। लेकिन ध्यान देने की बात है, होम रूल लीग का संबंध किस देश से है या किस देश की पार्टी थी? तो आयरलैंड की पार्टी थी, जो वहां पे 1873 से लेकर 1882 के बीच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि भारत में होम रूल आंदोलन किस देश के आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित था? तो आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित था। ठीक 1916 में ही प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने फ्रांस पे हमला कब किया था? 1916 में किया था। और विश्व की सबसे बड़ी बोइंग कंपनी, एरोस्पेस कंपनी, बोइंग कंपनी, हवाई जहाज की कंपनी की स्थापना अमेरिका में कब की गई थी? 1916 में की गई थी। लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस वर्ष कहा गया था? तो 1916 में कहा गया था। 1916 से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आते हैं। इसे शेयर करें, सब इस पर कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। जाते जाते उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, कम पढ़े और मन से पढ़े। धन्यवाद।